नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 को लेकर आई है बड़ी रिपोर्ट, वो हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ की फायरिंग से 3 पाकिस्तानी घुसपैठ ढेर 36 किलो हेरोइन बरामद। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीएसएफ के जवानों की बड़ी कार्रवाई। तीसरी बड़ी अपडेट, बलूचिस्तान में भीषण जंग, 20 बलूच विद्रोही मारे गए, 9 पाकिस्तानी सैनिक भी ढेर हुए। दरअसल पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान के लगभग 100 सैनिकों को ढेर शहीद कर दिया था। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, चीन के बाद इस्लाम को अपने हिसाब से ढालेगा फ्रांस। सेकुलर बनेगी मुस्लिम प्रथाएं एवं नए इस्लामी फोरम, महिलाओं को लेकर फ्रांस का बड़ा एक्शन। अगली अपडेट में आपको बताएंगे, रशिया यूक्रेन तनाव के बीच रूस ने बेलारूस में भेजे Tu-22 M30 लड़ाकू विमान। वह हम आपको बताएंगे। टकराहट कर्नाटका में हिजाब विवाद के बीच हिजाब भगवा पर भी प्रतिबंध, सरकार ने कहा सभी विद्यार्थियों को एक समान कपड़े में आना अनिवार्य। तो एक एक करके आपको बताएंगे, जहां पे कश्मीरियों ने किया पाकिस्तान के दुष्प्रचार को खारिज, कहा आतंक का निर्यात ना करे इमरान खान। खोला मोर्चा, कई जगहों पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। तो एक एक करके बताएंगे दोस्तों। स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर का निधन, राजकीय शोक 2 दिनों तक बंद रहेगा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा मेरा, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, इस देश के इंडियन आर्मी के लिए और बीएसएफ के जवान, ITBP के जवानों के लिए लाइक कीजिएगा। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, भारत में गिर रहे कोरोना संक्रमण के केस। पिछले 24 घंटे में सामने 1,07,000 नए मरीज, 800 से ज़्यादा ने तोड़ा दम। दरअसल भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है और इस बीच देश में महामारी से बिगड़ती स्थिति अब धीरे धीरे सुधरती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर से कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 865 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। मौत के नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या देश में अब तक 5 लाख हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 12 लाख के पार आ गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि शनिवार को देश भर में संक्रमण से लगभग 2,13,000 लोग ठीक भी हुए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर सांबा सेक्टर में बीएसएफ की फायरिंग से 3 पाकिस्तानी घुसपैठ के ढेर 36 किलो हीरोइन बरामद। दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सीमा पार कर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 लोगों को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है। तीनों घुसपैठियों के पास से बड़ी तादाद में ड्रग्स बरामद किए गए हैं। बीएसएफ के मुताबिक तीनों पाकिस्तानियों ने बीती रात सीमा पार करने की कोशिश की। जवानों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन घुसपैठ ही नहीं रुके। इसके बाद बीएसएफ ने फायरिंग की और तीनों को मार गिराया। इसके बाद से पाकिस्तान के पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान पिछले काफ़ी समय से पंजाब और जम्मू कश्मीर में सीमा के रास्ते ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स को खेप भेजने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, एक तरीके से बीएसएफ के जवानों की हाथ लगी है बड़ी सफलता। एक और अपडेट, बलूचिस्तान में भीषण जंग, 20 बलूच विद्रोही मारे गए, 9 पाकिस्तानी सैनिक भी हुए ढेर। दरअसल आपको बता दें, बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना पर लगातार बढ़ रहे हमलों के बीच पाक आर्मी ने BLA के विद्रोहियों को मार गिराया गया है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के कैंप पर हमला करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 20 विद्रोहियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में उन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप नाम दिया है। हालांकि इनमें पाकिस्तानी सेना के 9 सैनिक की भी मौत हो गई है। पाकिस्तान आर्मी के मुताबिक 9 विद्रोही नौस्की प्रांत में हुए मुठभेड़ में मारे गए थे। दोस्तों, आपको बता दें, ये अगर बात करें हम पाकिस्तान, कुछ दिन पहले जो बलूचियों ने पाकिस्तानी आर्मी पे हमला किया था, उसी का इन्होंने कथित रूप से बदला लिया है। पाकिस्तान के लगभग 100 सैनिकों को बलूचियों ने पूरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया था और अब पाकिस्तान की सेना की तरफ से यह बयान निकल गया है कि हमने भी 20 बलूचियों को मार दिया है। एक और अपडेट, चीन के बाद इस्लाम को अपने हिसाब से ढालेगा फ्रांस। बड़ी खबर निकल के आ रही, मुस्लिमों को लेकर नई प्रथाएं होंगी। दरअसल आपको बता दें, फ्रांसीसी सरकार ने कट्टरपंथ से लड़ने के लिए इस्लाम को लेकर बड़ा फैसला किया है। शनिवार को वहां की सरकार ने इस्लाम को अपने मुताबिक ढालने के लिए एक निकाय को पेश किया है, जिनमें इमाम, कुछ सामान्य जन और महिलाएं होंगी। और ये नए निकाय का नाम फोरम ऑफ इस्लाम इन फ्रांस है। जानकारी के मुताबिक फ्रांस के आंतरिक मंत्रालय ने इस निकाय को पेश किया है, जिसके बाद से समर्थकों ने कहा है कि ये फैसला देश और उनके 5 मिलियन मुसलमानों को सुरक्षित और विदेशी प्रभाव से मुक्त रखेगा। इनमें सुनिश्चित होगा कि फ्रांस में मुस्लिम प्रथाएं सार्वजनिक जीवन में धर्मनिरपेक्षता वाले देश के मूल्यों का पालन करें। इस नए निकाय में इमाम समाज के प्रभावशाली लोग, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और व्यापारिक नेता शामिल होंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस्लाम को लेकर बड़ी खबर। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहाँ पे कर्नाटका के सभी
कॉलेजों में हिजाब भगवा पर प्रतिबंध, सरकार ने कहा सभी विद्यार्थियों को एक समान कपड़ों में आना अनिवार्य। दरअसल कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी बवाल के बीच प्रदेश सरकार ने शनिवार को आदेश जारी कर सभी सरकारी और निजी द्वारा निर्धारित कोड ड्रेस को अपनाना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में बैठक के बाद कहा गया है कि 8 फरवरी को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई तक ड्रेस कोड नहीं हटाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि ड्रेस कोड से संबंधित संविधान की धारा 25 का किसी भी हालात में उल्लंघन नहीं होता है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म को लेकर आदेश दिया है। उसमें कहा गया है कि समानता, अखंडता और शांति व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने वाले कपड़ों को पहनने पर रोक रहेगी। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133(2) लागू किया है, जिसके तहत सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान तरीके के कपड़े पहनकर आना अनिवार्य होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, लता मंगेशकर, शांत हुई सर की सरस्वती, लता के निधन पर शोक में डूबा देश। भारत रत्न स्वर को गिला, लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही हैं। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने रविवार 6 फरवरी 2022 मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है। कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद लता मंगेशकर को 8 जनवरी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, तभी वो वहाँ थी। लेकिन ये लंबा संघर्ष 6 फरवरी को खत्म हुआ और लता मंगेशकर ने इस दुनिया से विदाई ले ली है। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार आज यानी रविवार को ही किया गया। आपको बता दें, उनका पार्थिव शरीर पेडर रोड स्थित उनके घर प्रभु कुंज पहुंच गया, जहां जावेद अख्तर और अनुपम खेर उनके अंतिम दर्शन के लिए भी पहुंचे। इसके बाद शाम 4:30 बजे लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर मुंबई के शिवाजी पार्क में ले जाया गया, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और संस्कार भी किया जाएगा। सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस बीच 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक, जी हाँ, यूपी चुनाव को लेकर 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की भी बात कही गई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लखनऊ में आज घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के कारण पार्टी की ओर से घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट। कश्मीरियों ने किया पाकिस्तान के दुष्प्रचार को खारिज, कहा आतंक का निर्यात न करे इमरान खान। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के दुष्प्रचार युद्ध पर तंज कसते हुए कश्मीरी घाटी के युवाओं ने पाकिस्तानी नेतृत्व और आतंकी संगठनों को कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजना बंद करने को कहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को घाटी में स्थानीय लोगों से झटका लगा है और वो कश्मीर घाटी में भारत विरोधी प्रचार करना चाहते थे, जबकि स्थानीय लोगों विशेषकर युवाओं ने 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस के रूप में मनाया है और भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार के खिलाफ कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया है। यानी 5 फरवरी को दोस्तों कल बड़े पैमाने पर कश्मीर के युवा जो है वो सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला और कश्मीर एकता दिवस मनाई और पाकिस्तान पर हमला बोलते इमरान खान पर आतंकवाद बढ़ाने का आरोप लगाया और पाकिस्तान के दुष्प्रचार को खारिज किया और कहा है कि यहाँ पे आतंक का निर्यात ना करो। 5 फरवरी को दोस्तों ये जो क्रांति देखने को मिली है, कश्मीरियों ने जो पाकिस्तान के दुष्प्रचार को खारिज किया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में अब लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। ये एक तरीके से अच्छी बात निकल के आई हुई है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे ट्रंप एक बार फिर बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। कभी खफा रही रिपब्लिकन पार्टी ने उनसे और मजबूत किए रिश्ते। दरअसल आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में रिपब्लिकन पार्टी की नेशनल कमेटी में राष्ट्रपति पद की दौड़ में सभी दावेदारों को पीछे छोड़ते अपनी पार्टी के नेताओं को हैरान कर दिया था। वहीं 2020 में पार्टी को रिपब्लिकन अध्यक्ष के रूप में उनका समर्थन करने के लिए बाध्य किया गया था। हालांकि 2024 में रिपब्लिकन पार्टी के पास एक विकल्प है। NRNC पर अब फिर से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करने का कोई दायित्व नहीं है। पार्टी के नियमों के हिसाब से तटस्थता की आवश्यकता होती है। अगर एक से अधिक उम्मीदवार पार्टी के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करना चाहते हैं तो साल 2018 में नेवादा का प्रतिनिधित्व करने वाली RNC के सदस्य मिशेल फियोर ने कहा है कि अगर ट्रंप तय करते हैं तो मुकाबले में उतरने को तैयार हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे अमेरिका का बड़ा कदम, परमाणु समझौते पर महत्वपूर्ण चरण में पहुंची बातचीत, ईरान को प्रतिबंधों से मिलेगी राहत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, ईरान और विश्व के शक्तिशाली देशों के बीच 2015 के परमाणु
समझौते को बचाने के उद्देश्य से जारी वार्ता के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने शुक्रवार को ईरानी परमाणु कार्यक्रम के प्रतिबंधों को कुछ राहत बहाल कर दी है। अमेरिकी वार्ताकार इस अहम सत्र के लिए वियना गए हैं और इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान की असैन्य परमाणु गतिविधियों से संबंधित कई प्रतिबंधों से छूट देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ये छूट समाप्त कर दी है। इन छूटों का उद्देश्य ईरान को 2015 के समझौते के पालन के लिए लुभाना है और जिनका वो उस वक्त से उल्लंघन कर रहे हैं जब ट्रंप ने 2018 में इस समझौते से पीछे हट गए और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि समझौते में वापसी के लिए समर्थन जुटाना महत्वपूर्ण है और इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है जहाँ पे लता मंगेशकर के सम्मान में 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक। दरअसल आपको बता दें 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। पहले देश में केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके लोगों के निधन पर राजकीय या राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाती थी। हालांकि आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में पहला राष्ट्रीय शोक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद घोषित किया गया था और राष्ट्रपिता माने जाते हैं। उनके निधन के बाद जो नियम थे उनके अनुसार पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का निधन हो जाने पर पूर्व में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रह चुके व्यक्ति का निधन होने में देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा होती थी। लेकिन अब गणमान्य व्यक्ति के निधन पर भी ये घोषणा होती है जो एक तरीके से बड़ी क्षति है भारत के लिए कहीं न कहीं इनका जाना। और यही कारण है कि स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर 1929 में इनका जन्म हुआ था, 2022 में इनका निधन हुआ। यानी लगभग अगर बात करें तो ये 92 साल में इनका निधन हुआ है और देश में शोक की लहर है। तो दोस्तों हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। मुसलमानों को मैं वैसे ही देखता हूं जैसे मुसलमान मुझे देखते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से मुसलमानों को दी चेतावनी। दरअसल 10 फरवरी को यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। चुनाव को लेकर भाजपा, सपा सहित सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं। इसी बीच एक टीवी इंटरव्यू में जब सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि आपका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि जैसे वे मुझे देखते हैं वैसे भी मैं भी उन्हें देखता हूँ। दरअसल समाचार न्यूज़ 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सवाल पूछा गया था। यानी अब आप समझ सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर मुसलमानों में क्या धारणा है, ये भी आप समझ सकते हैं। और सीएम योगी ने भी स्पष्ट कर दिया कि जो धारणा उनके मन में हमारे लिए है वही हमारे मन में उनके लिए भी